हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और क्लास है 12th। नाउ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूँ उतना कम ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पीछे वाली चीज़ें नहीं पता है। मतलब VBT से पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको नहीं पता है। तो मैं आपको एक बार पॉइंट सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स एक जगह पे लिख रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। अब हो सकता है कि आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी ये पता हो, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। और अगर नहीं पता है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी से इन टॉपिक्स को पहले पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक हमें कुछ बातें जो उसके बारे में पता होनी चाहिए। नाउ अब सबसे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि VBT को समझने के बाद आपके कौन कौन से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो VBT से हम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, उसका ज्योमेट्री, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, किलो स्पिन है, और बहुत सारी चीज़ें और जो है पता कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एटलीस्ट ये तो इस टॉपिक से कवर होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ना। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, और इसका एक बेसिक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे एक मेटल होती है, ओके, सेंट्रल मेटल इसको बोलते हैं। और ये मेटल क्या करती है, लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। अभी लोन पेयर किसे एक्सेप्ट करती है? कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी केमिकल स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर होगा वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो और उसको बोलते हैं लीगेंड। तो लीगेंड का मतलब होगा द आयन और मॉलिक्यूल और एनी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है। तो लीगेंड अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही लीगेंड होंगे, तो बहुत सारे लीगेंड हो सकते हैं जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। अब चलो लीगेंड है तो लोन पेयर को डोनेट कर दिया, मगर मेटल रखेगा कहाँ उस लोन पेयर को? तो मेटल को उस लोन पेयर को रखने के लिए कुछ खाली कमरे चाहिए या एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अब वो कैसे पता चलता है कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? तो पहला पॉइंट यही है, क्या? द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली होनी चाहिए, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, या सिंपली आप इसे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि मेटल के अराउंड कितने मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और दूसरे लिगेंड हो सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड। क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकते हैं, दे कैन पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे, जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बिकॉज ये बेचारे वीक होते हैं, तो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। ये आपको मेन बात याद रखनी है। अब अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखने हैं। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है Cn नेगेटिव, CO, अमोनिया, En, NO2, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ओके, इसके अलावा वीक फील्ड में जो भी इनके अलावा बचे वो वीक फील्ड हुए, वैसे फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। हैलोजेंस लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ओके, बस आप ऐसे मान लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग में नहीं लिखे वो बेचारे वीक हो गए। ओके ना, क्या फर्क है इनमें? अगर आपके पास वाटर आ गया जो बेचारा वीक लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता, बट अगर आपके पास ये वाले लिगेंड आ गए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि कौन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकता है और कौन नहीं करा सकता है। ओके ना, इसके बाद जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है वो है इनका हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर आता है। तो यहां पे मैं पहले लिख रही हूं हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के पीछे क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3, जिसमें स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल।
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, जिसमें स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज D2sp3 एंड sp3d2, D2sp3 एंड sp3d2। अब दोनों में ही स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, तो मैं इनको एक साथ लिख देती हूँ। दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, सो इसके अलावा हर हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्ड एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे sp3 और DsP2 दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। D2sp3 sp3d2 इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर लो, 6 होता है ना। 4 पॉइंट है कि कब पता चलेगा कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी D2sp3 और एक पढ़ी थी sp3d2। दोनों में फर्क क्या है? एक में D2 पहले आ रहा है, एक में D2 बाद में आ रहा है। अदरवाइज दे बोथ बिलोंग टू sp कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बोलेंगे जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बोलेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, यानी कि दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। द ओनली डिफरेंस लाई इन देयर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ अगला हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, एक और बात, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दे आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। द रीजन इज कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कम मिलते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे कम मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो बेचारे पेयर्ड ही हो गए। तो जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो आपको स्पिन भी कम मिलेगा। तो इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रीजन इज कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे टोटल स्पिन आपको उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 5th कि मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करें। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है कि आपका सब्सटेंस 2 कैटेगरी का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो कब पैरा बोलेंगे कब डाई बोलेंगे। देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक। अगर आपके मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सब डबल डबल हो रखे, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो उसको डायामैग्नेटिक कहेंगे। अगर उसमें कम से कम एक अनपेयर है, ज़्यादा तो बड़ी अच्छी बात, बट इफ एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। ओके, ये कुछ पॉइंट थे जो हमें याद रखने थे। इसके बाद जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर अपना एग्जाम्पल के साथ इनको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास क्रोमियम अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मेटल को देखना है, मेटल कौन है, तो चेक योर मेटल, सेंट्रल मेटल जो क्रोमियम है। दूसरा काम आपको करना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तीसरा काम आपको करना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आयन का। ओके, उसके बाद यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो मैं अगर दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। देखो, आपके पास क्रोमियम मेटल है, मान लेते हैं कि क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट X है और अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल होती है तो इस पर 0 चार्ज आएगा। तो सबसे पहले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है ना, क्रोमियम का X हो गया, अमोनिया 6 है, हर अमोनिया पे 0 होता है, और जो भी स्क्वायर, अच्छा जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, व्हाटएवर, वो चार्ज आपने इक्वल टू के इधर लिख देना है। ओके ना, अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई +3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्रोमियम पे 3+ चार्ज होगा। तो पहले क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो लिख दो, पर या फिर आप एक काम करो, पहले क्रोमियम का लिखो। तो क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन और 3d और 4s। देखो आर्गन में तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आपको लगेगा कि 6 बचे, हाँ 6 बचे, तो यहाँ पर आपको 2
और 4 आपको लगेगा अच्छा ऐसे भरने, एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर बचे हुए डी में भरते हैं, तो एस में 2 भरे बच गए तो 4 यहाँ भर दिए। बट एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, इसमें एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, यानी कि 3d पे 5 हो गया और 4s 1 हो गया, दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3+ का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले आप 1 में से, एक तो 4s में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो आप 3d में से निकालेंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बना आर्गन 3d 3 4s 0। अब मैंने 4s क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 4s के आगे ज़रूरत पड़ेगी। ओके नाउ अब 3d, अच्छा आपको एक और चीज़ समझनी है कि s में हमेशा एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होती है, कहीं की भी s हो, p में हमेशा 3 होते हैं और d में हमेशा 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3d में 5 ऑर्बिटल हैं, 4s में एक ऑर्बिटल है और 4p, देखो 4s के बाद ना जो नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल आएगी वो 4p आएगी, हमें यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत है इसलिए हम एम्प्टी को ले रहे हैं, 4p में क्यों भी लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बाद में देख लेंगे। ओके अब 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। अभी तक ना आपको स्टेप क्या समझ आए हैं, देखिए पहला स्टेप है सेलेक्ट द सेंटर मेटल, वो तो आपने सेलेक्ट कर ही दिया। सेकेंड स्टेप है कि आपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तीसरा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर मेटल आयन, और फोर्थ स्टेप है चेक द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। अभी कैसे चेक करेंगे, इतना काम तो नॉर्मल था। नाउ अब देखो, अभी ना आप ये देखो कि आपके पास कितने लीगेंड हैं, या बेसिकली कितने मेटल के साथ कितनी मॉलिक्यूलर आयन लगी हुई हैं। तो मेरे पास 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, 6 अमोनिया लीगेंड है, और जितने अमोनिया लीगेंड होंगे, जितने अमोनिया होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। तो अगर मेरे पास 6 अमोनिया लीगेंड है तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब मैंने आपको इनिशियली एक बात बताई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हुआ कि मेरे को 6 एम्प्टी ऑर्बिटल की ज़रूरत है, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। अब कहाँ से मिलेंगी 6, तो देखो 2 ही हो गई, 1 2 3 4 5 6। आपको लगेगा कि भैया अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो आप इसकी पेयरिंग क्यों नहीं करा रहे। देखो पेयरिंग करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इस 6 का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो D2sp3 या sp3d2। इन दोनों में ही D जो है वो 2 ही होते हैं, मतलब 2 ही ऑर्बिटल लेने हैं आपने, 3 तो आप ऐसे नहीं ले सकते। तो पेयरिंग करा के कोई फायदा नहीं, अगर आप उसकी पेयरिंग करा भी दें तो भी आप 3 ऑर्बिटल को यूज़ नहीं कर सकते। तो पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितनी एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए वो मुझको चुपचाप मिल रही हैं। ओके नाउ तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल आपने डी की यूज़ करी, लाइन वाइज चलना है, 3 4 5, अच्छी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल आपको मिल गई। तो वी हैव अ 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जो मुझे चाहिए थी, यानी कि यही मिलके हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। अब डी का आपने 2 ऑर्बिटल यूज़ किया है, एस का 1 और पी का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन से एक तो मुझे ज्योमेट्री मिल जाएगी, क्योंकि D2sp3 की ज्योमेट्री मैंने अभी पढ़ी है, ऑक्टाहेड्रल होती है, D2 की ऑक्टाहेड्रल होती है। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने D2 यूज़ किया है, पहले आ रहा है D, वैसे भी 3D यूज़ किया आपने, 3D एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ की, तो D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल, D2sp3 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो दिस मीन्स इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ आपको और समझ आनी चाहिए, दैट इज़ मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, तो क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि इसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ VBT से क्लियर हो गई हैं। आप क्वेश्चन में चाहे वो एक चीज़ पूछे, 2 पूछे या सब पूछ ले, ठीक है, आपको निकालना तो पूरा ही पड़ेगा। ओके बाकी के एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ। द रीज़न इज कि इनमें ना आप ध्यान से देखो तो मेटल तो सेम ही है, दोनों में ही आयरन है ना, फ़र्क है लीगेंड के टाइप का, एक में CN लगा है और एक में बेचारा हमारा फ्लोराइड आयन लगा है। तो देखते हैं कि लीगेंड के चेंज करने से क्या चेंज आने वाला है, किस में पेयरिंग होगी, किस में नहीं होगी, और अल्टीमेटली इनकी ज्योमेट्री में क्या होने वाला है, या इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ना देखो, हमेशा की तरह आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मान लेते आयरन X होता है, CN पे चार्ज होता है -1, ओके। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट
आ जाएगा x 6 - 1 और जो भी स्क्वायर के बाहर चार्ज है वो इक्वल टू के इधर रख देते हैं, तो ये बन गया +2। ओके, अब +2 है, यानी कि आयरन का पहले तो मैं नॉर्मल वाला लिख देती हूँ, मतलब एलिमेंटल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आपने मेटल सेलेक्ट कर लिया, दूसरा काम आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, तीसरा काम यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना तो आयरन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी बचे 3d और 4s, तो s में 2 भरेंगे तो 3d में 6 आ जाएंगे। अभी आयरन यहाँ पे x का वैल्यू +2 आया, विच मीन्स कि आयरन की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयरन जो है 2+ में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑब्वियसली s में से पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो d में से चला जाता है। आई मीन s में से तो चला ही गया ना, और d की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो 3d 6 4s 0। अब अगला काम है इसका, हमें ड्रॉ करना है ऑर्बिटल को, जो मैंने आपको अभी बताया है कि d में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 5, और s में 1 होती है, और p में 3 ऑर्बिटल होती है। ओके, तो आपने d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरते कि भैया सबको पेयर कर दो, नहीं। रूल कहता है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि भैया पहले सब में 1 1 भरो, बच गया तो डबल कर दो। तो डबल तब तक नहीं करना जब तक हर किसी को सिंगल ना मिल जाए। ओके ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। सेम काम मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे स्टेप तो सेम होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, यानी कि x, और फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेंगे बाद में ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आया x -6 +3, यानी कि x का वैल्यू आया +3। यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। अगला काम आयरन, क्योंकि मैं आयरन को ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा उसका आयन का लिख रही हूँ। तो आयरन 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d4 4s 0, यानी कि 3d में आपने भरे 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी कुछ है नहीं। अब ना आगे का सवाल उठता है हमेशा की तरह कि एम्प्टी ऑर्बिटल कितनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो आप देखोगे अगली कहानी। तो देखो अब ना Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, है ना, और जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। सॉरी, Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सॉरी मैं एक्चुअली मेरा ध्यान ऊपर चला गया था। ठीक है, तो Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, विच मीन्स इसमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल से पहले तो ये देखो कि Cn किस तरीके का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो वो मैंने आपको भी एक छोटा सा चार्ट बनवाया है स्ट्रॉन्ग और वीक का, वहाँ से देखो। तो Cn जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अक्कर, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अक्कर। जबकि यहाँ पर फ्लोरीन है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट फ्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है। इसका मतलब हुआ ये पेयरिंग नहीं करा सकता, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। अब सारा सवाल तो, सारा जो चेंज है वो तो यहीं आएगा। ओके, तो देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए और पेयरिंग आपको करानी है, बिकॉज Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पेयरिंग कराने से क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, भैया हम एडजस्ट हो जाते हैं, आपको जो है खाली कमरे चाहिए। तो यानी कि अब आपको मिला 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये तो है ही। तब कहाँ से मिले आपको एम्प्टी ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5 6, और ये सारे मिलकर बनाएंगे, हो गए ना 6 एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है तो अगेन ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, डबल हो रखे हैं यहाँ पे देखो, इसीलिए इसका मैग्नेटिक करेक्टर हो गया डायमैग्नेटिक। और क्योंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने आपको इनिशियली बताया है कि इनर ऑर्बिटल कब होता है, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। फिलहाल देखो अब ना पेयरिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3d4 होगा, सॉरी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इट इज 2 and 3, 3d5 होगा, सॉरी 3d5 होगा, 4 तो मैंने पहले लिख लिया था, 3d5 होगा ना। अब देखो
यहाँ पर ये हो गया। तो अब आपको, क्योंकि 2 आपने यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाले, तो 3 ही निकालने ना, तो 3d5 होगा ना। अब ना इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी नहीं है ना, और आपको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो इनको तो आप नहीं छेड़ सकते, तो क्या करें, तो अब आगे चलना पड़ेगा। तो 4s 4p के बाद जो नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल आती है वो आती है 4d। तो पीछे आप जा नहीं सकते हैं, यानी कि आगे वाली ऑर्बिटल को यूज़ करना पड़ेगा। तो s का एक ऑर्बिटल लाइन वाइज चलना है, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गई। अब बची 5 और 6, तो ये सारी एम्प्टी ऑर्बिटल आपको मिल गई। 6 ही चाहिए थी, 6 मिल गई, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2। sp3d2 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है, मगर क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका करेक्टर हो गया पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक इसका करेक्टर है, और क्योंकि आप इसमें d2 यूज़ कर रहे हैं, आगे वाली d2 यूज़ कर रहे हैं, लास्ट वाली, तो इसीलिए ये आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखो सिर्फ एक लीगेंड बदलने से उसमें कितना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि Cn में लीगेंड स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसको डायमैग्नेटिक बना दिया और इनर ऑर्बिटल बना दिया, जबकि यहाँ पे लीगेंड वीक है इसीलिए उसको पैरामैग्नेटिक बना दिया और आउटर ऑर्बिटल बना दिया। ओके ना, तो ये जो है आपको फ़र्क ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट example is NiCN4 2 negative and NiCl4 2 negative। नाउ बेसिकली ये दोनों एग्जाम्पल लेने का रीज़न ये है कि दोनों में ही ना मेटल सेम है, दोनों में निकल है। द ओनली डिफरेंस लाई इन द लीगेंड, कि लीगेंड अलग अलग हैं, एक में CN दे रखा है, एक में Cl दे रखा है। तो लेट्स सी अलग अलग लीगेंड होने से इनकी केमिस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है और इनका हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर बदलता है कि नहीं बदलता है। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो निकल X इस पे चार्ज होता है, मान लेते हैं, सॉरी, निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट X है और Cn पे चार्ज होता है -1। तो यहाँ से आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगी वो आएगी निकल मतलब X4 -1 -2, यानी कि X की वैल्यू आ जाएगी +2। ओके, विच मीन्स कि यहाँ पर निकल जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है ना। अब निकल के पास टोटल 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 28 एटॉमिक नंबर होता है, तो आर्गन में 18 आ गए और बाकी के जो 10 बचे वो हम पहले 4s में ऐड करेंगे 2, और जो बच गए वो 3d में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से रिमूव करते हैं, यानी कि अब आ जाएगा 3d8 एंड 4s 0। ओके, तो 3d8 यानी कि 3d का पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, 4s 4p। एट इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरते हैं एंड देन पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ अभी ना ध्यान से देखो कि हमारे पास Cn है, Cn जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है। एक तो ये बात, दूसरी बात Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अक्कर। ओके, तो 2 बातें आपको समझनी है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और लिगेंड का टाइप कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ओके, ना अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बट क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मुझे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम एडजस्ट करके पेयर कर लेंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि हमने एक पेयरिंग कर लिया है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल एम्प्टी बच जाएगा। ओके, सिमिलरली S एंड P। ओके, नाउ द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, विच मीन्स कि मुझे 4 अनपेयर्ड 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। ओके, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ से मिलेंगी, 1 2 3 4, इन 4 ऑर्बिटल को हम यूज़ कर लेंगे। देखो आपको लाइन वाइज चलना है, सबसे पहले आपको सबसे पहली एम्प्टी ऑर्बिटल देखनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन बनी DsP2, स्ट्रक्चर बना स्क्वायर प्लेनर, और क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसीलिए इसका करेक्टर हुआ डायामैग्नेटिक। ओके, ना अभी ना जो अगला एग्जाम्पल है उसमें सेम मेटल है, निकल, मान लेते हैं X उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो -1 चार्ज होता है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ना X का वैल्यू आपका +2 आएगा, और निकल क्योंकि 2+ में ही है तो निकल 2+ का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आर्गन 3d8 4s 0, सेम बिल्कुल वही वाला है। अभी 3d को ड्रॉ करते हैं, 4s
एंड 4p। ओके, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितना एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्योंकि क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए इसको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। और क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है, क्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है, यानी कि ये पेयरिंग नहीं कराएगा, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो इनको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, और आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल भी चाहिए, तो हमें आगे मूव करना पड़ेगा। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, स्ट्रक्चर आया टेट्राहेड्रल, और क्योंकि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। ओके, तो देखो सिर्फ लीगेंड चेंज करने से इन लोगों में, आई मीन इन कॉम्प्लेक्सेस में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर अलग हो गया, काफ़ी कुछ ऐसा कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल्स याद रखने, और आई होप आपको समझ आ गया वो सब कुछ। और अच्छा, अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ DIY क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, लिख लो, DIY क्वेश्चन, जिंक अमोनिया 4 पॉजिटिव, इस मॉलिक्यूल की आपने, इस कॉम्प्लेक्स की आपने हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। ओके ना, जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही किया है कि नहीं किया। अभी के अभी ट्राई कर लो, ताज़ा है, जल्दी हो जाएगा। ओके ना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोज़ के लिए कोई सजेशन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।